अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई एम बैक विथ माय another part, I mean second part of the previous video, which is about narrative technique. And in my previous video I have explained about the narration and technique and how the author keeps the first person narrative technique, and it which type of freedom, which type of comfortability gives to both of them, the reader and the author. Okay, and how it is easy for the reader to understand the character's motive or the moral of the story, and what will be the effect and what will be the freedom, and which type of effects the reader will have, and which type of freedom is having the author during writing the third person technique. Okay, whenever he is writing or she is writing, and which type of narration technique he or she is implying into the story. So let's start without any further delay. The third person narrative, on the other hand, gives the author greater freedom to move back and forth and act as an omniscient presence. Okay, द थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक क्या करता है, दूसरे हाथ में वो ऑथर को आज़ादी देता है, लिखने वाले को आज़ादी दे रहा है। यानी कि पहली ही लाइन ये जाहिर कर रही है कि इसमें लिखने वाले को ज़्यादा आराम, कंफर्टेबिलिटी है, कंफर्टेबल है वो, और वो हर जगह हाजिर। ऑमनिसेंट प्रेजेंट का मतलब है हर जगह हाजिर। थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक जो है वो ऑथर को ज़्यादा अच्छी तरीके से आज़ादी देती है आगे पीछे मूव बैक करने की, हिलने की। आगे पीछे वो हिल सकता है, कभी भी हाजिर और गैर हाजिर हो सकता है। और हर एज एन ऑमनिसेंट प्रेजेंट, लाइक वो कभी प्रेजेंट की बात बता रहा है स्टोरी में तो फिर वो पास्ट में भी जा सकते हैं, और फिर वो कभी वो कोई फ्यूचर की भी बात वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये मिसाल इसलिए दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। ऑमनीसेंट प्रेजेंट का मतलब सबको समझ में आ जाए, ठीक है। A story in the first person is supposed to emphasize subjective reality at the expense of objective reality much more than a story in the third person. ठीक है, जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन इन द फर्स्ट पर्सन की वो क्या सपोज करती है, वो ज़ोर देती है सब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर, यानी कि एट द एक्सपेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मारूजी हकीकत के बजाय वो मौजूई हकीकत के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देती है। सॉरी, मैं यहाँ पे इंग्लिश उर्दू यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी प्योर उर्दू है मारूजी और मफरूज़ी, मुझे इनके मायने ऐसे ही समझ में आए हैं। आप इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू स्पीक और टू राइट। ओके, if definitely we all are related to the English literature, so we can use only English language. और ज़्यादा अगर हम ये समझा रहे हैं तो उर्दू में समझना ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो मौजूई हकीकत के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देती है इस तरह की कहानियाँ, मच मोर दैन अ स्टोरी इन द थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन के हाथ में जो कहानियाँ होती हैं वो, ठीक है, क्या हकीकत पे ज़ोर देती हैं, मौजूई हकीकत पे। यानी कि राइटर जो लिख रहा है वो जो मौजू है, जो मुद्दा है, उसकी हकीकत के ऊपर थर्ड पर्सन रिटन नरेशन स्टोरी वो ज़्यादा ज़ोर देती है। इन द थर्ड पर्सन नरेटिव द ऑथर कैन ड्रॉ बैक फ्रॉम द मेन कैरेक्टर जो at any time. Okay, in the third person narrative the author can draw back from the main character at any time. जो थर्ड पर्सन की नरेशन जो है वो ऑथर क्या कर सकते हैं, कभी भी वो मेन कैरेक्टर के ऊपर से कहानी उठा सकते हैं, यानी कि अपना लिखता हुआ कभी भी वो उठा सकते हैं, और वो ख़ुद बीच में आकर के एंड टेल अस थिंग्स दैट द कैरेक्टर कैन नॉट नो और डज नॉट अंडरस्टैंड। ये लाइन बहुत सिंपल है। Obviously, as I have explained every particular line and every particular word in my own native language, in very easy language, and in particular spoken language which are common in between every Indian, so it is my duty to explain also this line, so the video will be valuable. That's why I am explaining in Urdu or Hindi, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये लाइन इतनी ईजी है कि फोर्थ क्लास का बच्चा भी समझ लेगा, लेकिन समझाया जाता गया है हर वीडियो में, तो मैं भी इसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और थर्ड पर्सन नैरेटिव का जो है वो ऑथर कभी भी उठा सकते हैं कैरेक्टर के ऊपर से ये जिम्मेदारी कि भाई आप बोल रहे हैं, आप चुप हो जाइए, क्योंकि कैरेक्टर नहीं जान सक रहा है या वो नहीं समझ सक रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आएंगी जिसमें मैं ये चीज़ आपको रिमाइंड ज़रूर करवाऊँगी, और अगर वो बीच में लिखते हुए नोट्स या आंसर आप ब्लैक पेन से और किसी भी कलर के पेन से जो अलाउ हो एग्ज़ाम हॉल में, और अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेन हायर मार्क्स। ओके,
और ये एक आपके माइंड में भी एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा कि इस तरीके से टॉपिक को ऐड करने से कितने अच्छे नोट्स तैयार हो सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं कोई ऐसी बात रह गई हो या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया हो, then please come to my comment section and do write, and please subscribe and like my video and give thumbs, and it is really very easy, it's not a hard task, so it will be more valuable for me. Okay, so आज के लिए इतना ही. I will make another video which will be also on the based of same topic. Okay, jazakallah.